जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आकाशदीप सराठे और आज हम लोग आगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसके आगे हम लोग देखेंगे। और हम लोगों ने कल के लेक्चर में तीन केसेस देखे थे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस को हम लोगों ने काफी ज्यादा डिटेल में देखा कि पॉसेसिव केस में दो प्रकार के प्रोनाउन वहां मौजूद थे और दो प्रकार के प्रोनाउन में हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि माय और माइन, आर और आर्स, योर और योर्स। तो जो मैंने दो तरीके से आपको बताया था कि उनमें से कुछ पॉसेसिव एडजेक्टिव होते हैं और कुछ पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। अब हम चलते हैं आगे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। और हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में किस किस चीजों को रखा जाता है, यानी किन किन चीजों को रखा जाता है? तो नाउन को रखा जाता है और प्रोनाउन को रखा जाता है। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट में हम किस किस को रखते हैं? तो नाउन को रखते हैं और प्रोनाउन को रखते हैं। ये चीजें आपको बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर है, यानी ये क्रिस्टल क्लियर है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में केवल और केवल दो ही चीजों को रखा जाता है। एक रखा जाता है नाउन को और दूसरा रखा जाता है प्रोनाउन को। नाउन में आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूं कि नाउन का मतलब नाम, केवल और केवल नाम। किसी भी चीज का इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किसी भी चीज का नाम हो वो क्या होता है? नाम। उसके बाद प्रोनाउन हम लोगों ने केस के अकॉर्डिंग देखे और वो तीन केस के अकॉर्डिंग होते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पॉसेसिव केस, जो हम लोगों ने देखे। यहां मैंने पॉसेसिव केस इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है और सबसे ज्यादा जिसका यूज होगा वो होगा हमारा नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। हम लोगों ने केस के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को पढ़ा है, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। पॉसेसिव केस का इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नाउन तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट में रखते हैं, ऑब्जेक्ट में भी रखते हैं, लेकिन जो प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते हैं इनमें, तो इनमें प्रोनाउन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? तो आपको मैंने बताया था तीन प्रकार के आपको केस पढ़े बताए थे मैंने। अब ये तीन प्रकार के जो केस हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो नॉमिनेटिव केस है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट में लगते हैं। वहीं जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन जो होते हैं वो कहां लगते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट में। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन कुछ ये होते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। और वहीं ऑब्जेक्टिव केस के क्या होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि ये जो प्रोनाउन है, ये जितने भी प्रोनाउन है, इनको आपने सब्जेक्ट में रख दिया। ये हमेशा क्या होता है दोस्तों? गलत होता है। और उसके बाद दूसरी चीज, जितने भी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन है कभी भी उनका इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं करना, ना ही ऑब्जेक्टिव प्लेस पर करना। ये मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इस चीजों को बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बहुत से बच्चे ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या, जब ऑब्जेक्ट आगे आता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है तो क्या ये भी चले जाते हैं? जी बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। कभी भी इनका इस्तेमाल आप आगे ना करें और ना ही कभी इनका इस्तेमाल आप पीछे करें। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? चलिए, अब इसके आगे हम समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट में दो चीजों को रखना है, नाउन और प्रोनाउन को। ऑब्जेक्ट में दो चीजों को रखना है, नाउन और प्रोनाउन को। प्रोनाउन मैंने आपको बता दिए कि सब्जेक्ट में कौन से केस के प्रोनाउन आते हैं, केवल और केवल नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज करना है। वही ऑब्जेक्ट में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? चलिए ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं किसको? वर्ब को। किसको देखना है दोस्तों? वर्ब को देखना है। तो हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या रखना है ये पता चल गया, लेकिन अब ये वर्ब क्या है तो वर्ब के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं। तो जानते हैं वर्ब क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या होता है कि वर्ब जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये होती है वर्ब। अब वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये चीज क्लियर है? और क्रिया यदि आपको समझ में ना आए तो इसका हमारी आम भाषा में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ होता है दोस्त काम। ठीक है, ये सब चीज मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? अब जो ये क्रिया होती है यानी वर्ब जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है दोस्त? तो ये होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है।
एक तो होती है हमारी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है। वर्ब केवल दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है हमारी मेन वर्ब। एक होती है हमारी मेन वर्ब। अच्छा, पहले इसको जान लेते हैं कि क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में, क्योंकि बहुत से बच्चों को यह होता है कि हिंदी इनका जानना जरूरी होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहा जाता है दोस्तों सहायक क्रिया। क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब को कहा जाता है मुख्य क्रिया। ये जरूरी नहीं है अभी हम लोगों को कि हिंदी और इंग्लिश का इसका अनुवाद क्या है, हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या क्या होता है, वर्ब को हिंदी अनुवाद करते हैं क्रिया से, और यदि जिसे क्रिया समझ में नहीं आता उसको ध्यान रखना है कि उसे कहते हैं काम। क्या कहते हैं, काम कहते हैं। अब जो क्रिया जो है ये यानी वर्ब जो है उसको दो प्रकार होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और एक होता है हमारा मेन वर्ब। अब हम समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता क्या है। क्लियर है ये चीज, आइए देखते हैं। चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया कि वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। केवल और केवल दो ही प्रकार की वर्ब होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, इसे वैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, लेकिन वो दूसरी होती हैं। इन चीजों में नहीं फंसना है। केवल और केवल जो चीज मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाते जा रहा हूं, आप स्टेप बाय स्टेप उसे लर्न करते जाएं, समझते जाएं, सीखते जाएं। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक से एडवांस जाएंगे तो बेसिक में आपको इन चीजों को जानना जरूरी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा वर्ब की जो पहली टाइप है यानी हेल्पिंग वर्ब, वो होती क्या है, सभी को पता है, लेकिन क्या होता है कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है, तो इन चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए हेडिंग डालिएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है वो देखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब में आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। क्या कभी आप लोगों ने ये चीज देखी है दोस्तों, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसे देखिएगा। क्या कभी आपने इन्हें देखा है, इज, एम, आर को देखा है? क्या कभी आप लोगों ने हैज और हैव को देखा है? क्या कभी आपने वॉज और वर को देखा है? क्या कभी आप लोगों ने हैड को देखा है? क्या कभी आप लोगों ने विल और शैल को देखा है? या कभी आप लोगों ने विल हैव और शैल हैव को देखा है? जी हां, एग्जैक्टली जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। जो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, विल हैव और शैल हैव, ये हमारे होते हैं क्या दोस्तों, ये हमारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहायक क्रिया। अब ये किस किस की है तो वो देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें, इज, एम, आर और हैज, हैव जो होती हैं वो किसकी होती हैं दोस्तों, प्रेजेंट की होती हैं। ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। और जो वॉज और वर जो होती है दोस्तों वो किसकी होती है, पास्ट की होती है। और जो विल, शैल और विल हैव और शैल हैव वो क्या होती हैं, फ्यूचर की होती हैं। मैं आपको बहुत प्यारी चीज बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जितनी भी जगह आप लोगों ने आज तक वाक्य में देखा है, ये सब की सब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दरअसल काम क्या होता है सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है टेंस को पता करने के लिए कि भाई बात किस वक्त की चल रही है। अगर कभी आपको सेंटेंस में इज, एम, आर, हैज या हैव दिखता है तो समझ जाइए कि प्रेजेंट की बात चल रही है। प्रेजेंट मतलब अभी की, वर्तमान की। वॉज, वर और हैड यदि किसी सेंटेंस में लगा हुआ है, समझ जाइए कि बात कब की चल रही है, पास्ट की, मतलब जो बीत चुका है उस समय के बारे में बात चल रही है। और विल, शैल, विल हैव या शैल हैव जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस में दिखता है तो समझ जाइए आने वाले वक्त की बात की जा रही है, यानी कि फ्यूचर की। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्यों किया जाता है सेंटेंस में,
हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है जिससे कि वाक्य में यह पता चल पाए कि ये वाक्य कौन से टेंस का है, कौन से समय का है। यानी यदि ये काम किया गया है तो क्या पास्ट में किया है, क्या प्रेजेंट में किया है, या फ्यूचर में किया है, कब किया है, ये चीज हमें पता होना जरूरी होता है। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्यों इस्तेमाल की जाती है वाक्य में, जिससे यह पता चल सके कि जो सेंटेंस हुआ लिखा हुआ है या फिर जो सेंटेंस में किसी काम के बारे में लिखा हुआ है वो अक्सर मतलब एग्जैक्टली हुआ कब है, वो हुआ कब है। तो वो हुआ कब है, अगर इज एम आर आई है या हैज हैव आया है तो वो प्रेजेंट में हुआ है, वॉज वर या हैड आया है तो वो पास्ट में हुआ है, विल शैल या विल हैव और शैल हैव आया है तो वो कब होगा, फ्यूचर में होगा। और इसका एक बहुत उत्तम यानी बहुत अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं, बहुत से बच्चों को जरूरत होती है इसीलिए, वैसे मैं इसका इस्तेमाल करता नहीं हूं लेकिन आपको बता रहा हूं। जब कभी भी ये प्रेजेंट के आते हैं तो वहां पर हे के सेंस में आता है, हे या हूं के सेंस में हिंदी आता है। क्लियर है, इनका अर्थ जो है हे है या हूं है, क्लियर है। और हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी वॉज वर या हैड आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका हिंदी था, थी या क्या होता है दोस्त, थे होता है। इसका हिंदी हमेशा क्या होता है, था होता है, थी होता है या थे होता है, ये चीज क्लियर है। और जब कभी भी विल आए या शैल आए या विल हैव आए या शैल हैव आए तो इनका हिंदी जो होता है वो क्या होता है, गा, गी और गे होता है। ये चीज समझ में आई आप लोगों को। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विल और शैल या विल हैव या शैल हैव आता है तो गा, गी, गे के इस्तेमाल से इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका हिंदी अर्थ, इनका हिंदी अर्थ क्या होता है दोस्तों, गा, गी, गे। और वॉज वर और हैड अगर यदि आता है किसी सेंटेंस में तो समझ जाना वहां पर हिंदी अर्थ क्या होगा, था, थी, थे। और अगर इज एम आर या हैज हैव आता है तो है या हूं के सेंस में इसका हिंदी अर्थ बनता है। यानी कि इनका हिंदी अर्थ क्या है और हूं। और उसके बाद पास्ट के यानी वॉज वर और हैड का हिंदी अर्थ क्या है, था, थी, थे। और विल शैल और विल हैव और शैल हैव का हिंदी अर्थ क्या है, गा, गी, गे। ये चीज समझ में आई आप लोगों को। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसे पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों मेन वर्ब की। किसकी, मेन वर्ब की। तो दूसरा जो हमने प्रकार देखा था वो था हमारा कौन सा दोस्त, मेन वर्ब। तो आइए देखते हैं मेन वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है जिससे कि वाक्य की पहचान हो सके कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं कि इज एम आर लिखा हुआ है या वॉज वर लिखा हुआ है या विल शैल लिखा हुआ है तो फ्यूचर का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है। ये बात समझ में आती है। तो इस्तेमाल क्यों करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हम सेंटेंस को पता कर सकें कि सेंटेंस में जो वाक्य लिखा हुआ है, जो काम हुआ है वो कब हुआ है, प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा। ये चीज समझ में आई और उनके मैंने आप लोगों को हिंदी अर्थ भी बता दिए। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब को हिंदी में कहा जाता है मुख्य क्रिया। क्या कहा जाता है दोस्तों, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया, ये मुख्य क्रिया कहते हैं इसे, लेकिन ये मुख्य क्रिया है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बहुत प्यारा सा शब्द बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। मुख्य क्रिया व्रिया कुछ नहीं है, केवल और केवल, केवल और केवल एक चीज ध्यान रखनी है और वो चीज क्या है दोस्तों, ये तो हो गया इसका हिंदी अनुवाद। मुख्य क्रिया हो गया इसका क्या, हिंदी अनुवाद। लेकिन आप लोगों को समझना एक चीज है और वो समझना है दोस्तों काम। क्या समझना है, काम। यानी जो कोई भी काम हो, जो कोई भी काम हो, काम जैसे समझ में नहीं है ये बात, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो भी काम करते हैं, उठना, सोना, खाना, पीना, रोना, धोना, whatever you do in your life, the whole work comes under in helping verb, main verb. जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना एक क्या है, मेन वर्ब है। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो रोना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अगर कोई खाना बना रहा है तो खाना बनाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई काम कर रहा हो, कोई भी काम करे, उस काम को क्या कहा जाता है दोस्तों, मेन वर्ब कहा जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब जो भी आप अपनी जिंदगी में काम करते हैं,
या कोई दूसरा व्यक्ति अपने जीवन में कोई काम करता है, या कोई तीसरा व्यक्ति, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है, उन सब को क्या कहा जाता है? मेन वर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेन वर्ब कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चीज क्लियर है दोस्तों। अब मेन वर्ब की क्या होती है? टाइप्स नहीं होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेन वर्ब की टाइप्स बताने लगते हैं, तो टाइप्स कभी भी नहीं होती हैं। तो मेन वर्ब की क्या होती है दोस्तों? तो मेन वर्ब की होती हैं फॉर्म्स। क्या होती है दोस्तों? फॉर्म्स होती हैं। मेन वर्ब की टाइप्स नहीं होती हैं, क्या होती है? फॉर्म्स। फॉर्म्स को हिंदी में कहा जाता है रूप। क्या कहा जाता है? रूप। तो मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं? कुल 5 होते हैं, लेकिन मुख्य 3 होते हैं। यानी मेनली इट इज ऑफ 3 टाइप्स, बट टोटल इट इज ऑफ 5 टाइप्स। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आई? पहली चीज तो ये क्लियर कर लीजिए कि मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। अगर आपको मुख्य क्रिया समझ में ना आए तो आपको समझना क्या है? काम। अब ये काम क्या होता है? जो भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप काम करते हैं, या कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, उसे मेन वर्ब कहा जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपसे कोई कहता है कि मेन वर्ब की टाइप्स कितनी होती हैं, तो कभी भी बोल देना उससे कि भाई टाइप्स नहीं होती, हमेशा उसकी क्या होती है? फॉर्म्स। और फॉर्म्स को हिंदी में कहा जाता है रूप। तो मेन वर्ब की हमेशा रूप होती है, टाइप्स नहीं। हाँ, टाइप्स किसकी होती हैं? तो टाइप्स होती हैं केवल और केवल वर्ब की, जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि वर्ब्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब का कभी भी क्या नहीं होता? टाइप्स नहीं होता। क्या होता है? फॉर्म्स होते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक। अब उसके बाद एक चीज देखिएगा। अब वो चीज क्या है दोस्तों? अब वो फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, मैं आपको पूरी की पूरी 5 बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। एक हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक होता है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक होता है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? और एक होती है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और एक होती है हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये चीज क्लियर है? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। टोटल 5 होती हैं। वैसे मैं मेनली फोकस करता हूं इन 3 पर, क्योंकि इन 3 से ही मिलकर ये V4 और V5 बनती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है? देखिए दोस्तों, कितनी हो गई टोटल? फॉर्म कितनी होती है? 5 हो गई। ये चीज सभी को समझ में आई? टोटल फॉर्म कितनी हो गई? 5। अब ये जो 5 फॉर्म है, इनको कैसे समझना है, ये चीज देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेन वर्ब जो होता है, मतलब जो भी कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, चिल्लाना, रोना, गाना, धोना, व्हाटएवर जो भी कर रहा है, वो सब हमारा मेन वर्ब में। आज के बाद ही हमेशा ध्यान रखें। अब इस चीज का इस्तेमाल कैसे हो? जैसे कि हम जाने के लिए कुछ बोलते हैं, तो जाने को बोलते हैं दोस्त गो। क्या बोलते हैं? गो। अब गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। क्या होता है दोस्त? वेंट होता है। ये गो का दूसरा रूप है। अगर आपको कहीं बोला जाए कि सेकंड फॉर्म क्या होता है गो का, तो वेंट। अच्छा, उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो उसका थर्ड फॉर्म होता है दोस्त गोन। ठीक है? तो गो फर्स्ट फॉर्म है गो का, उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या है? गोन। अच्छा, फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है? तो हमेशा ध्यान रखना कि फोर्थ फॉर्म बनता है V1 प्लस ING। फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं? कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके साथ ING लगाना है हमेशा। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को ही क्या कहते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखो, हमेशा ध्यान रखिएगा कि V1, ये है V1 क्या है दोस्त? गो है। अब बनाकर देखते हैं। ये लिख दिया मैंने गो, क्योंकि बोला था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है ये चीज? अब इसके साथ आपको क्या जोड़ना है? ING। तो इसमें जोड़ दीजिए ING। क्या बन गया? गोइंग। क्लियर है ये चीज? और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप उसकी कंडीशन के अनुसार S लगा दीजिए, ES लगा दीजिए, या IES लगाइए। क्लियर है ये चीज? तो गोइंग के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लिख दिया गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और S, ES और IES। तो क्या आ जाएगा यहां पर? ES, क्योंकि यहां पर O लगा है। O क्या है हमारा? वॉवेल है। वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए IES नहीं लगेगा, केवल और केवल ES लगेगा। क्लियर है ये चीजें? ठीक। अगर जैसे मैं बोलता हूं जाना, गो का मतलब होता है जाना, तो गो
सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। ये चीज क्लियर है? तो ये कहलाती है फॉर्म्स। क्लियर है? अब जैसे कि मैं कहता हूं उठना, उठने को कहते हैं, उठना मतलब आप सो रहे थे और फिर आप उसके बाद उठ गए, तो उठने को क्या कहते हैं दोस्तों? उठने को कहते हैं गेट अप। क्या कहते हैं? गेट अप। गेट अप का सेकंड फॉर्म होता है गॉट अप और थर्ड फॉर्म होता है गॉट अप या फिर गॉटन अप। ये दोनों ही होते हैं, या तो आप लिख लीजिए गॉट अप या आप लिख लीजिए गॉटन अप, दोनों ही मान्य है। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसकी गेट अप की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्त? गेट अप। अब ये जो गेट अप की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है गेट अप है, तो क्या हम गेट अपिंग करेंगे या गेटिंग अप करेंगे? ये सभी को ध्यान रखना है। इसके मेन वर्ड में आईएनजी आएगा और वो होगा दोस्तों गेटिंग अप। क्लियर है ये चीज? और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये लिख दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, इसके साथ ऐसा जाएगा तो गेट्स अप। क्लियर है? देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा आ गया, तो अप में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, अप में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसमें केवल और केवल गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और गेट्स, इनमें परिवर्तन किया जाएगा। गेट अप का मतलब होता है उठना। यहां पर मेरे पास जगह कम है और आपको यदि ऐसा लगता है कि मुझे पूरे मेन वर्ब्स आपको बताने चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि आपको मेन वर्ब्स के बारे में, जितनी भी मेन वर्ब्स हैं यानी उनकी फॉर्म्स हैं, उनके बारे में आपको जानना है, तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और कहिए कि आप मुझे स्पेशल एक कमेंट मतलब वीडियो बनाकर दीजिए वर्ब्स के ऊपर, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो, और यदि आपको ऐसा लगता है कि वर्ब आपको आती हैं, तो फिर उसके लिए मैं आपको आगे चलता हूं। ठीक है? ये चीज समझिएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेन वर्ब्स की जो भी है फॉर्म्स के बारे में और पढ़ना है और ज्यादा जानना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जानना है तो मैं अलग से अलग वीडियो बनाऊं, और नहीं तो कोई बात नहीं, ये है मैंने इतना आपको बता दिया। ये चीज क्लियर है दोस्तों? तो वर्ब की 5 फॉर्म होती है, लेकिन हम पढ़ेंगे कितनी? 3। कौन कौन सी पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे दोस्तों कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पढ़ेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और तीसरा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि V4 किससे मिलकर बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। V4 क्या होता है? V1 प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे। और V5 कैसे बनता है? तो V5 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S, ES और IS लगता है। क्लियर है ये चीज? आपको बात समझ में आई? ठीक। अब मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, उसको जानते हैं। ठीक है? ठीक है, अब देखते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं क्या? हम लोग देख चुके हैं। एक बार और मैं आपको चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है दोस्त हमारे हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? फिर आता है कौन? मेन वर्ब। और फिर आता है कौन? ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है? और इसके बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया है। सब्जेक्ट के साथ कौन आता है? वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अब सब्जेक्ट, ये जो है बिल्कुल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ये जो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये सबसे बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं कहीं ये हमको इस्तेमाल किया जाएगा और कहीं कहीं ये इस्तेमाल होगा। लेकिन है ये दो, देखो वर्ब को यहां पर बांट दिया है, ये देखिए, तो दो वर्ब्स में आ गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मैंने HV से लिखा हुआ है, मेन वर्ब को मैंने MV से लिखा हुआ है। ये चीज क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट में आपको पता है किस किस चीज को रखना है। मैं एक बार आपको टोटल बता रहा हूं हर चीज। तो क्या रखना है दोस्त? हमको रखना है नाउन को और रखना है प्रोनाउन को। ये चीज क्लियर है? लेकिन ये प्रोनाउन कौन सा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए नॉमिनेटिव केस का। कौन सी केस का? नॉमिनेटिव केस। ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या होता है दोस्त? तो ऑब्जेक्ट में भी किसको रखते हैं? नाउन को रखते हैं या रखते हैं दोस्त प्रोनाउन को। अच्छा, प्रोनाउन में हम किसको रखते हैं? तो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन कौन से केस का आता है दोस्त? ऑब्जेक्टिव केस का आता है।
ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मैंने आपको बताई है, तो अगर प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होगी तो कौन कौन सी होगी दोस्त? इज, एम, आर, या होगी हैज और हैव। ये चीज क्लियर है। और अगर पास्ट की होंगी तो वो कौन सी होगी दोस्त? अगर हम बात करें पास्ट की तो मैं अलग अलग कर देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रेजेंट की। अगर पास्ट की होगी तो वो कौन कौन सी होगी? या तो वॉज होगी, या होगी हमारी वर, या होगा हमारा हैड। ये चीज क्लियर है। ये हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब। ये पूरा मैं आपको एक समरी बता रहा हूं सेंटेंस स्ट्रक्चर की, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहां पर आएगा हमारा क्या? विल, या आएगा हमारा शैल, या फिर आएगा हमारा विल हैव, या आएगा हमारा शैल हैव। ये हमारी सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ये मैंने क्यों लिखी हैं? ये मैं इतनी बातें, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि जिनको कुछ नहीं आता है वो समझ सके आसानी से। तो देखिए ना, पूरा स्ट्रक्चर हम फिल कर चुके हैं। अब बची मेन वर्ब की बात। तो मेन वर्ब हम जानते हैं कि मुख्य क्रिया होती है। इसमें कौन कौन सी फॉर्म होती है? या तो V1 होती है, या V2 होती है, या V3 होती है, या V4 होती है, या V5 आती है। समझ में आई ये बात? तो ये चीजें यहां पुटअप की जाती है। बात समझ में आई आप लोगों को? अगर आई हो और आपको लगता है कि मैं बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं, या अब इसमें कोई सुधार करने की जरूरत है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बार बार मैं इसीलिए कहता हूं जिससे आप लोगों को याद हो। दूसरी चीज, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा इलैबोरेट करके, थोड़ा सा खींच कर हम जब लिखते हैं पूरा डिटेल में, तो पता चलता है हेल्पिंग वर्ब भी निकलती है और मेन वर्ब भी। हमेशा दोस्त ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल जस्ट सब्जेक्ट के बाद होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? क्या चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके बाद आती है? हमेशा ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। या फिर हेल्पिंग वर्ब आप यूं भी कह सकते हैं कि मेन वर्ब के पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब किसके पहले आती है? मेन वर्ब के या सब्जेक्ट के बाद में। क्लियर? या फिर आप यूं भी कह सकते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब आती है। क्लियर है? और आप लोगों को ये चीज देखो किस तरीके से याद रखना है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। किसको कहां कहां रखना है मैंने आपको हर चीज बता दी है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है। ये चीज क्लियर है? अब हम कुछ बेहतर चीजें जान रहे हैं, वो देखते हैं। ये चीज क्लियर है? पॉज करके इसे लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, अब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, वो चीज देखिएगा। पहले हम यहां बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन की या नाउन की। तो वो कौन सिंगुलर होते हैं और कौन प्लूरल होते हैं, उनको जान लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग। जो हम लोगों ने किसको इस्तेमाल किया है ना दोस्तों? सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट में जो हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं नाउन और प्रोनाउन को, उनके बारे में जानेंगे। तो सब्जेक्ट में जिनको हम लिखने वाले हैं वो देखिए कि सब्जेक्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे अभी, कि सब्जेक्ट में किस किस को रखते हैं? नाउन को रखते हैं या फिर रखते हैं दोस्त प्रोनाउन को। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अभी हम इनके बारे में जानना क्या चाह रहे हैं? तो हम जान रहे हैं कि कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन सा प्रोनाउन सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये चीज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, इधर देखिए। तो मैं पहली चीज आपको बता देता हूं कि सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है, ठीक है। तो ये चीज जान लीजिए आप पहले। तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है। अभी हम किसके सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं? तो सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाले नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक। हम लोग देखते हैं सिंगुलर का मतलब केवल और केवल एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो, एक स्थान हो, उसे हम सिंगुलर मानते हैं। यानी इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज अगर वो केवल एक है
तो सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही वो 2 हो जाती है तो वो प्लूरल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ये अगर 3 है फिर भी वो किस में है, प्लूरल में, लेकिन जैसे ही अगर सिंगुलर होती है तो वो सिंगुलर, लेकिन एक बढ़ जाए यानी केवल 2 भी हो जाए तो वो किस में आ जाती है, प्लूरल में। 3 हो जाए तब भी प्लूरल। अगर ऐसे 100 मार्कर्स भी मेरे पास होंगे तो वो क्या होंगे, प्लूरल में, लेकिन 1 हो जाता है तो तुरंत कहां आ जाएगा, सिंगुलर। मतलब एक चीज सिंगुलर और बाकी एक से अधिक 2 प्लूरल, 3 प्लूरल, 1000 करोड़ प्लूरल, जितने भी अरब खरब जितनी भी चीजें हो वो सब क्या होगी, प्लूरल हो गई। ये चीज समझ में आई आप लोगों को? ठीक। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट कौन सा यानी नाउन और प्रोनाउन कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। हमेशा ध्यान रखें। हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी नॉमिनेटिव केस की, जिसमें क्या था, आई के साथ वी, और यहां पर था यू यू, और यहां था हमारा दोस्तों ही, यहां था शी, और यहां था हमारा इट। क्लियर? और यहां था हमारा क्या, दे। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अब इस चीज में क्या समझना है दोस्तों, एक चीज देखिए, मैं बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं आप लोग। ये यू को हटा देना, इस यू को यहां भेज देना, मतलब ये आ गया। क्लियर है ये चीज? अब जो हमारी ये जो चीज है ना दोस्त, ये हो गई हमारी सिंगुलर। क्लियर? और जो ये चीज हो गई दोस्तों, ये क्या हो गई दोस्त हमारी, ये बात समझ में आई? तो आज के बाद हमेशा ध्यान रखें कि वी यू, अब यहां वाला जो यू था ना वो यहां आ गया है, मैं लिख देता हूं, नहीं तो बहुत से बच्चों को ऐसा लगेगा कि यहां पर वो यू क्यों। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये आ गया, यहां से जो मैंने यू फेंका था वो यहां आ गया। जितने भी ये हैं ये हमारे हो गए क्या, प्लूरल, और जितने भी ये हैं ये क्या हो गए हमारे, सिंगुलर। यानी ही शी इट हमेशा सिंगुलर होते हैं, आई हमेशा सिंगुलर होता है, यानी एक। सर इसको यहां क्यों कर दिया, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति होता है और उसे प्लूरल माना जाता है, तो यू कभी भी सिंगुलर नहीं होता, यू हमेशा प्लूरल होता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? इसको ध्यान से याद रखिएगा। अब जो मैं अहम चीज बताने जा रहा हूं उसको देखना। अगर मैं बात करता हूं किसी राम की, यानी एक राम है, एक व्यक्ति है, उसके बारे में, तो अगर केवल और केवल राम के बारे में बात कर रहा हूं तो ये कितना व्यक्ति है भाई, राम जो है वो कितने व्यक्ति हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, 1 है ना। और जब ये 1 है तो ये कहां आएगा दोस्त, ये आएगा हमारा। लेकिन इसी राम के साथ में मैं अजय का इस नाम इस्तेमाल करता हूं। किसका दोस्त, अजय का। राम और अजय, किसका, राम और अजय। अब कितने व्यक्ति हो गए, अब यहां 1 नहीं हुए, अब कितने हो गए दोस्त, ये हो गए 2। और मैंने कहा है कि 1 से अधिक कोई भी चीज होती है तो वो किस में चली जाती है दोस्त, प्लूरल में। बात समझ में आ रही है? हमेशा ध्यान रखें कि 1 से अधिक वस्तु प्लूरल में चली जाती है और केवल एक जो होती है वो किस में जाती है, सिंगुलर में। इतनी बात समझ में आई? अब मैं इसका, मैंने आपको कॉन्सेप्ट और एक एग्जाम्पल तो दिया, लेकिन इसको समझना कैसे वो देखिए। ठीक है, इसको देखना। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये तो हो गए हमारे प्रोनाउन, लेकिन अगर केवल और केवल एक नाम लिखा हो, एक ही नाम है, तो वो आएगा सिंगुलर में। लेकिन एक से ज्यादा नाम है, मान लीजिए 1 हो गया, उसके बगल में कॉमा करके दूसरा लिख दिया और तीसरा लिख दिया, ऐसे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, तो ये किस में चलेगा दोस्त, ये चलेगा प्लूरल में। ये चीज क्लियर है? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोगों ने ये भी देख लिया कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें नाउन और प्रोनाउन तो आता ही है, लेकिन वो सिंगुलर और प्लूरल कैसे होता है। तो आई, सिर्फ और सिर्फ इसमें से यू निकाल के यहां फेंक दो, ये आ गया, आई ही शी इट, ये हो गया। अगर केवल एक नाम आता है तो वो सिंगुलर है, लेकिन 1 से अधिक नाम आते हैं तो वो माने जाते हैं हमारे प्लूरल। इसे आप लिख लीजिएगा पॉज करके। क्लियर है ये चीज? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने सब्जेक्ट को जान लिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब हम ध्यान देंगे दोस्तों किसको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में। अब उसके बारे में क्या बताना है वो हेडिंग डालिएगा। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं, वो क्या है। हेल्पिंग वर्ब
या मेन वर्ब, दोनों के बारे में, ये चीज दोनों के बारे में, मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी क्या होती हैं, हमेशा ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होती हैं। क्या सच में? जी देखते हैं कैसे। तो ये भी क्या होती हैं, सिंगुलर होती हैं और प्लूरल होती हैं। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अब मैं बताऊंगा कैसे होगी और आपको पहचानना कैसे। क्लियर है? और यहां पर देखिए किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इससे पहले हम लोगों ने किसके बारे में बात की है, इससे पहले हम लोगों ने बात की है दोस्तों कि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन कौन कौन सिंगुलर कौन कौन प्लूरल, ये समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में कि वो सिंगुलर और प्लूरल कैसे पहचानना है। बहुत प्यारी ट्रिक बताने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम लोग लिखते हैं यहां पर सिंगुलर और फिर लिखते हैं हम लोग यहां प्लूरल। क्लियर है ये चीज? इतनी बात समझ गए। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब सभी को पता है क्या होता है। अब इसे मैं बता चुका हूं, इसीलिए मैं इसे बता नहीं रहा हूं दोस्तों, है ना। ठीक, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे और एक एक बेसिक चीज को लेते हुए चलेंगे, किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अब ये सिंगुलर होता क्या, देखो, किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के लास्ट में, ये प्लस का साइन लगा रहा हूं मतलब जोड़ रहा हूं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के लास्ट में यदि आपको एस दिखे, क्या दिखे दोस्त, एस फॉर सिंगुलर, इससे एक दूसरे को कनेक्ट कर लेना। क्लियर है? एस से सिंगुलर। ठीक, सुनना मेरी बात, यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लास्ट में क्या दिखे दोस्त, एस दिखता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। और जिस भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये माइनस लगा रहा हूं दोस्तों, ये ध्यान देना, ये माइनस है, यहां प्लस है। अगर हेल्पिंग वर्ब एस ना हो, किसी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लास्ट में एस ना हो, नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल प्रोनाउन। क्लियर है? कैसे, आप लोग मुझे बताइएगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब यहां या यहां लिख कर दूंगा, आप मुझे बताइएगा। जैसे कि हम बात करते हैं प्रेजेंट की, अभी हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको देखिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है दोस्त, इज, एन और आर, इन तीनों में से बताइए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं इसीलिए तो मैंने क्या कहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो जिसके लास्ट में एस आता है, तो एस से एस को जोड़ लीजिएगा, तो क्या हो गया, सिंगुलर, यानी एस फॉर सिंगुलर। और जिस भी लास्ट में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के लास्ट में एस आता है तो वो सिंगुलर, और जिसके लास्ट में एस या एस नहीं आता है वो प्लूरल होती है। ये चीज क्लियर है? अब देखिए, इसके लास्ट में एस है क्या, हाँ जी है, तो ये कैसी है, इस जो है हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एम एक्सेप्शनल है, इसके साथ एस नहीं है, लेकिन फिर भी ये किस में आता है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर में। क्या यहां एस लगा हुआ है, नहीं, और मैंने बताया आप लोगों को कि जिसमें एस नहीं होता वो क्या होती है, हमारी प्लूरल। तो ये हो गई हार हमारी, जो हो गई वो प्लूरल हेल्पिंग। क्लियर है दोस्तों? अब ये चीज देखिए, अब हैज और हैव के बारे में जानते हैं कि इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मतलब इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब कौन सी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। अब ये जो हैज है, अब जो ये हैज है और हैव है, तो हैज में एस आ रहा है लास्ट में, और जो मैंने कहा कि जिसमें एस आता है वो क्या होती है, सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि ये क्या होगी हमारी, हैज जो है वो हमारी सिंगुलर, और हैव जो है हमारी वो क्या है, प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस नहीं आता। ये चीज क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं वॉज और वर को, वॉज और वर। अब ये वॉज में देखिए, वॉज में, अच्छा ये है हमारी पास्ट की, तो मैं पास्ट में लिख देता हूं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो। बहुत से बच्चे या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं हर चीज को क्लियर करते हुए चलूंगा। यहां पर देखिए वॉज, अब जो ये वॉज में एस आ रहा है, तो ये क्या होगी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और वर जो है हमारी वो क्या हो गई, प्लूरल, क्योंकि इसमें एस नहीं है। अब दूसरी चीज देखिए,
हेड जो होता है ना पास्ट का, वो दोनों ही है, सिंगुलर भी है, मतलब सिंगुलर के साथ भी आएगा और प्लूरल भी माना जाता है, दोनों माना जाता है क्योंकि हेड होता है। तो ये चीज समझ में आई। अब विल और शैल की कहानी में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें आप लोग ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, लेकिन ये चीज समझ में आ रही होगी। अब एक बहुत प्यारी हेल्पिंग वर्ब है जिनका नाम है डू और डज। इनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। इसमें देखिए ये जो डू है, इसमें एस लगा हुआ है क्या? नहीं लगा। अगर नहीं लगा तो ये हमारी कहां हो गई दोस्त? प्लूरल में। और जिसमें लगा हुआ है वो हो गई हमारी सिंगुलर, क्योंकि एस लगा हुआ है ना। और जो एक होती है हमारी पास्ट की हिडन हेल्पिंग वर्ब, वो होती है डिड। तो वो दोस्त सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। क्लियर है ये चीज? ये दोनों ही है, इसीलिए मैंने इनको यहां लिख दिया। अब उसके बाद देखिएगा, अब हम बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में। अब मेन वर्ब में जैसे कि मैंने कहा था गो, और एक कभी आता है गोज। तो इन दोनों में बताइए कि कौन सी सिंगुलर है और कौन सी प्लूरल है। तो सिंगुलर कौन सी है हमारी? गोज, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? एस। और प्लूरल कौन सी है हमारी? गो। चीज है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलता हूं निट, और एक वर्ड में बोलता हूं निट्स। निट मतलब होता है बुनना, बुनाई करना, जैसे स्वेटर बुनते हैं, निट। अब निट और निट्स, इन दोनों में सिंगुलर या प्लूरल कौन सी है? सिंगुलर कौन सी है? जिसमें एस लगा हो। तो जिसमें एस लगा है वो क्या हो जाती है दोस्त? सिंगुलर। और जिसमें एस ना लगा हो वो हो जाती है हमारी प्लूरल। तो जाना आप लोगों ने आज, हम लोग बहुत सी चीजें क्लियर कर चुके हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस इन सब के बारे में जान चुके हैं बेहतर तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से, कि सब्जेक्ट में कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब कैसी होंगी, मेन वर्ब कैसी होंगी, कौन सिंगुलर कौन प्लूरल, और किस तरीके से किसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो सब हम देख चुके हैं। अब हम इसके आगे दोस्तों एक चीज देखेंगे, वो चीज हमेशा ध्यान रखना कि इनका इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किसके हिसाब से होता है? सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। वो चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वो जानना जरूरी है। तो कल से हम लोग क्या शुरू कर देंगे? कल से हम लोग करना शुरू कर देंगे दोस्तों कि भाई आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, वो सब हम देख लेते हैं। तो कल से हम लोग जो है सेंटेंस पढ़ना शुरू कर देंगे, टेंस शुरू कर देंगे। ये केवल बेसिक थी। अब देखते हैं कि आई के साथ प्रेजेंट में, पास्ट में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है। तो देखिए आई, और इसका होता है प्लूरल फॉर्म वी। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है कौन? यू। फिर यहां कौन आता है? यू। फिर यहां आता है ही। फिर यहां आता है शी। और यहां आता है इट। और यहां आता है दे। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी? मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वो होती है हमारी मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद कौन आता है दोस्त? ऑब्जेक्ट। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना दोस्त, ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हमेशा इसके अनुसार बदलती है। और दूसरा टेंस के अनुसार, क्योंकि मैंने आप लोगों को सब हेल्पिंग वर्ब बताई थी, तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने ये चीज कही थी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा टेंस के बारे में बताता है कि ये वाक्य किस टेंस का है। क्लियर है ये चीज? अब ध्यान दीजिए, आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। और यहां अगर एक नाम है, ये नेम भी जोड़ लीजिए, तो इनके साथ क्या जुड़ेगा? तो इनके साथ जुड़ता है एज। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं और ये भी सिंगुलर होता है। और बाकी जितनी ये चीजें ये क्या होती हैं? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ मैंने क्या बताया था? प्लूरल के साथ यहां पर प्लूरल जुड़ेगी, यानी वर्ब, सॉरी आर। ये हो गई प्रेजेंट की बात। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है, मैंने आप लोगों को बताया था। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब, वैसा ही मेन वर्ब। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान से समझिए। जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब
और वैसे ही मेन वर्ब। अब ये वैसे से मतलब क्या है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी और मेन वर्ब भी सिंगुलर होगी। ये हमेशा होता है जिंदगी में, जीवन में, इंग्लिश में, जब कहीं भी, जहां कहीं भी आप जाएं वहां हमेशा यही होगा कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी हेल्पिंग वर्ब, वैसी मेन वर्ब। हर टॉपिक में यही है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर और मेन वर्ब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल और मेन वर्ब भी प्लूरल। इतनी बात समझना। तो देखिए मैंने बताया था ये चीज सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अगर हम पास्ट की बात करें तो देखिए पास्ट में क्या होगा, तो थोड़ा सा अलग अलग करके मैं बता देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट की। अब उसके बाद देखते हैं पास्ट की। तो पास्ट में वॉज और वर में कहां होगा? वॉज जो थी वो सिंगुलर थी, मतलब वॉज इसके साथ भी आएगी और वॉज इसके साथ भी आएगी, और वर जो है वो इसके साथ। क्यों आएगी? क्योंकि दोस्त प्लूरल है, प्लूरल के साथ आएगी, सिंगुलर सिंगुलर के साथ आएगी। क्लियर है ये चीज? और हैड वगैरह, हैज वगैरह देख लीजिए। तो हैज में एस आता है, तो मैंने कहा ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों इसके हिसाब से लगती है। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगी और ये भी। अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल। तो हैज और हैव में सिंगुलर कौन है? हैज, क्योंकि उसके पीछे एस आता है। तो ये यहां पर लगेगा हैज और यहां पर भी लगेगा हैज। ये चीज क्लियर है? समझ में आई बात? और ये यहां पर हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या नहीं आता दोस्त? यहां पर नहीं आता है, एस नहीं आता है। क्लियर है? एक चीज मुझे बतानी है, वो चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, विल और शैल के बारे में। और वो विल और शैल के बारे में क्या चीज है उस चीज को देखते हैं हम लोग।